नजदीक की मंडी में ही खरीदी जाएगी। और इन्हीं चीज को लेकर ये किसान आंदोलन उठा था। वो आज भी जीवन तहर ये रहेगा और इस पे ही किसानों को एमएसपी कभी मिल नहीं पाई। वो तो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट ने कहा करने वालों को आज रोजगार उपलब्ध नहीं हो रही, एक बहुत बड़ी फेलियर है। इसका एक मुद्दा अलग है। मुद्दा तो आज लोगों को चाहिए, सोच तो पूरा देश ही त्रस्त है। अकेला हरियाणा क्यों, महंगाई से तो पूरा देश ही त्रस्त है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के 2 बार के जुलाना से विधायक रह चुके चौधरी प्रमेंद्र सिंह ढुल से। चौधरी प्रमेंद्र सिंह ढुल का राजनीतिक कैरियर जो है बहुत ही शानदार रहा है। चौधरी प्रमेंद्र सिंह ढुल के पिता चौधरी दल सिंह हरियाणा में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो हम प्रकाश डालना चाहेंगे यूपी इलेक्शन के ऊपर। जो यूपी का पश्चिमी यूपी में इलेक्शन अभी हो चुका है और पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो है पलड़ा भारी है। ये चुनावी जितने भी सर्वेक्षण आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन चुनाव तो अकेले पश्चिमी यूपी में नहीं है। पश्चिमी यूपी के 2 दौर का चुनाव हो चुका है, तीसरे दौर का चुनाव कल है और चौथे चरण में अब यूपी का चुनाव प्रवेश करने वाला है। और वहाँ ठीक है, किसान आंदोलन का बहुत बड़ा व्यापक असर है, लेकिन यूपी के अंदर किसान आंदोलन को साथ साथ जो और असर पड़ रहा है वो भूखमरी का और बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदुस्तान के अंदर जो CMI के आंकड़े हैं, जो इनके नीति आयोग के आंकड़े, उनके मुताबिक हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर कुपोषण का, भूखमरी का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है। लोगों के पास काम धंधे नहीं हैं। ये भी बहुत बड़े मुद्दे हैं और किसान का तो मुद्दा आंदोलन का है ही है। गन्ना किसान का है, आलू किसान का है, बहुत बड़े पैमाने पर आलू की खेती अलग से होती है, गन्ने की खेती बहुत बड़ी होती है, अन्य फसलों का है। यूपी के किसानों को MSP कभी मिल नहीं पाई। वो तो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि 6% की खरीद होती है और जिसमें से 90% शेयर जो है हरियाणा पंजाब का रहता है। इसका मतलब यूपी जैसे राज्यों में, इतने बड़े राज्य, वहाँ MSP खरीद मात्र 1% से भी कम है। तो वहाँ ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। लखीमपुरी की किरीखांड जो था, इसी के साथ जुड़ा हुआ था किसान आंदोलन का, उसका बड़ा एक रोष है। युवाओं में खास तौर पर रोष है बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि आज जीवन यापन करने के लिए युवा पढ़े लिखे, हर प्रकार से सक्षम, योग्यता रखने वालों को आज रोजगार उपलब्ध नहीं हो रही। ये एक बहुत बड़ी फेलियर है सरकारों की, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसमें बेरोजगारी का भी चौधरी साहब ने जैसे कि बताया कि इसमें बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लखीमपुरी कांड इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ में पंजाब में भी विधानसभा जो है चुनाव चले हुए हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी का एक अलायंस हुआ था। बीजेपी का कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बीजेपी का और अकाली दल के साथ भी, लेकिन तीनों का जो अलायंस है वो कहीं ना कहीं डाउन है। और ये जो फाइट में है, आम आदमी पार्टी इस बार आ चुकी है। दिल्ली से निकलकर आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं पहचान बनाई है पंजाब के अंदर भी। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चौधरी साहब सीधा सीधा मुकाबला है पंजाब के अंदर। पंजाब जो है वो जिस प्रकार से आप हरियाणा को देखते हैं, पंजाब भी एक पीजेंटी स्टेट है। वहाँ किसान डोमिनेट करता है उस सारी स्टेट को, और किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर वहाँ पड़ा है। और क्योंकि ज़्यादातर जो किसानों शहीद हुए हैं, जाने गई हैं, उसमें अधिकतर आंदोलन में जो शहीद हुए उनका किसान पंजाब से संबंधित ज़्यादा थे। पंजाब के लोग अभी भी संघर्ष में हैं, पूरा हिंदुस्तान का किसान ही संघर्ष में है, तो इसका असर देखने को मिलेगा। और जहाँ तक सवाल है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो कांग्रेस एक विजन लेके चल रही है। कांग्रेस एक विजन लेके चल रही है कि आने वाले समय के अंदर हमने इस प्रदेश को किस प्रकार से, जो बॉर्डर स्टेट है उसको मजबूत करना है, आपसी भाईचारा बढ़ाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके नौकरियां जनरेट करनी है, और किस प्रकार से गरीब का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, किसान का भला हो, उस किस्म की योजनाएं, जो प्रतिज्ञाएं कांग्रेस लेके आई, उसका एक असर देखने को मिल रहा है। और अब तो कल चुनाव ही है, और चुनाव में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो है
वो अपर हैंड पे है। तो कांग्रेस का बताया जैसे कि चौधरी साहब ने कि सीधा सीधा जो है कांग्रेस जो है सत्ता की ओर ही है। जो चन्नी मुख्यमंत्री एक बड़ा चेहरा है, तो कहीं ना कहीं चन्नी का जो फैक्टर है वो काम कर गया। चन्नी जो है वो जिस प्रकार से वो बने थे, तो उस समय ये कहा था कि चन्नी जो है वो इतिहास में अपना नाम लिखा करके जाएंगे। किस प्रकार से उन्होंने थोड़े ही दिनों के अंदर प्रशासन को लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए, मजबूर के लिए उन्होंने योजनाएं चालू की, उसका व्यापक असर देखने को पड़ रहा है। और चन्नी वास्तव में एक कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा जो सोच है उसमें कांग्रेस नेतृत्व बहुत बधाई का पात्र और कामयाब होता दिख रहा है। जी, यूपी में राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था। राम मंदिर का जो है मुद्दा काफ़ी कम हो गया एक किसान के आंदोलन की अगर हम कंपैरिजन की बात करें। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके हैं, वो अकेले बीजेपी का एकाधिकार थोड़ा राम के ऊपर तो सबसे हम बचपन से हम पैदा हुए जब से ही राम के नाम सुनते आ रहे हैं, राम राम करते हैं। राम तो सबका अधिकार है। अकेले राम को एक ढाल बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी जो समाज के प्रति, युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति जो जिम्मेवारियां हैं उससे बच नहीं सकती। उनको रोजगार जैसे मुद्दे पर, उनको डेवलपमेंट जैसे मुद्दे पर, और जिस प्रकार से पिछले दिनों कोरोना संकट आया था, उन दोनों भयावह तस्वीरें सामने आई थी, तो उनसे जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते। राम तो एक आस्था का विषय है, राम का एक मुद्दा अलग है। मुद्दा तो आज लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए एक किसान को इन्होंने ये कहा था कि 2022 तक दुगनी आमदनी कर देंगे। अब 2022 का जो वित्तीय वर्ष खत्म होने में चंद एक महीना और कुछ ही दिन शेष बचे हैं, और जबकि किसान की आमदनी लगातार इस भारतीय जनता पार्टी शासन में घट रही है। खुद नीति आयोग के जो आंकड़े बता रहे हैं कि वो लगभग 27 रुपये कुछ पैसे पर दैनिक रूप से अटकी। किस प्रकार से आज किसान की आप आय दोगुनी करना चाहे थे? किसान तो आज बर्बादी के कगार पर है। तो आपकी नीतियाँ और जो आप विजन जो लेकर चल रहे हो वो एक मुख्य मुद्दा है। उस मुद्दे के ऊपर चुनाव आज हो रहा है, उसी मुद्दे के ऊपर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आज धर्म के ऊपर चुनाव नहीं हो रहा, ना धर्म पर आधारित। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को धर्म पर मोड़ना चाहती है, लोग समझदार हैं, लोग उस मुद्दे से भटक नहीं रहे। वो कहते हैं कि हमारी ज़रूरतें हैं, जो सरकार का एक प्राथमिक कर्तव्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सरकार का एक प्राथमिक कर्तव्य है। वो तीनों कर्तव्यों में आज कहीं न कहीं यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, ये आंकड़े मतलब आए हुए हैं। तो और महंगाई में पूरा मतलब देश त्रस्त है। चाहे रसोई गैस की बात करें, रसोई जो गैस सिलेंडर है वो 910 का हो चुका है, तेल 100 पार जा चुका है। महंगाई से तो पूरा देश ही त्रस्त है, अकेला हरियाणा क्यों, महंगाई से तो पूरा देश ही त्रस्त है। और महंगाई जिस प्रकार से 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के शासन के समय महंगाई के नाम से आंदोलन करते थे, प्याज की मार डालते थे, टमाटर की मार डालते थे, नंगे बदन यात्राएं करते थे, हाय महंगाई। आज वही सरकार आज जानबूझकर जनता पर महंगाई का एक सुरसा नामक राक्षसी खड़ी कर दी, जो लोगों के सामने खड़ी है। महंगाई से पूरा देश त्रस्त है। और जो इनका जो सिस्टम है, जो चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे वो ग्रोथ है, वो आगे आज बढ़ी नहीं रही। महंगाई से तो पूरा देश त्रस्त है। और हरियाणा के अंदर बेरोजगारी नंबर 1 है, CMI के आंकड़े है, लेकिन हरियाणा सरकार उस आंकड़ों को नहीं मानती। इसका इलाज किस पे? ये तो है कि हरियाणा में हर तीसरा नौजवान बेरोजगार है। अब अपने ही ज़िले के अंदर, जींद के अंदर, कोर्टों के अंदर 3 चपरासी 4 प्रोसेसर की जो पोस्ट निकली थी, उसके अंदर MTech, MA,
पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, इंजीनियर, उन्होंने नौकरियों के लिए अप्लाई किया। 7 नौकरियों के लिए लगभग 14-15 हज़ार फार्म आए होते, इससे अंदाज़ा क्या लगा लेंगे अब। और हरियाणा सरकार तो पिछले कितने सालों से जो बीजेडी भर्ती कर रही है वो भर्तियाँ ही कैंसिल कर दी, दोबारा फिर भर्ती करेंगे, फिर कैंसिल कर देंगे। लोगों को तो करोड़ों रुपए युवाओं के तो इन्होंने अपने खजाने में भर लिए, लेकिन भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं, लगातार लीक हो रहे हैं पेपर। योग्य आदमी करे तो करेगा, उसका दिल टूटता है। हरियाणा तो बेरोजगारी में नंबर 1 वास्तव में बना हुआ है, और लगातार यही एक हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी एक समस्या भयंकर रूप से विकराल रूप लेती जा रही है। तो इसका सीधा सीधा असर जो 2024 से इलेक्शन आने वाले हैं तो उसका पड़ेगा। 2024 में महंगाई भी मुद्दा है, 2024 में बेरोजगारी मुद्दा है, 2024 में क्योंकि हरियाणा किसान बहुल्य है, हमारा तो यहाँ किसान है, वो भी बड़ा मुद्दा है कि 2022 तक आमदनी दोगुनी कर रहे थे। और किसान आंदोलन के अंदर आपने झुंझुना दिया क्या किसानों को? एमएसपी के ऊपर कानून बनाने के लिए जो आपने हामी भरी थी, कमेटी बनेगी, वो तो उसका था पता ही नहीं है। अब एमएसपी मुख्य मांग थी, किसान संगठनों को ये कह करके उठाया गया कि भाई हम आपकी एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे और आपसे जो भी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो पुरानी वाला बिल हो, चाहे अन्य एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर संशोधन का विषय हो, या अन्य किसान से जुड़े जो मुद्दे उनसे आपसे बात करके की जाएगी। लेकिन सरकार बात ही नहीं कर रही। अब सरकार का वास्तव में क्या हुआ? वास्तव में 2021 जनवरी के बाद तो सरकार की बात ही नहीं हुई है, वो तो एक चिट्ठियों का आदान प्रदान है। तो मैं समझता हूँ एक जो विश्वास है वो नहीं जम पा रहा, और ये बहुत बड़े मुद्दे आने वाले समय बनने वाले हैं, हरियाणा क्या पूरे देश में बनने वाले हैं। किसान कोर कमेटी ने भी, राकेश टिकैत जी ने भी कहा है, योगेंद्र यादव ने भी, और पूरी कमेटी ने कहा कि अगर एमएसपी पर सरकार कानून नहीं बनाती तो आंदोलन दोबारा स्टार्ट हो सकता है। नहीं है, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। मैं तो इससे परे हट के ही बात करता हूँ कि जब इस देश के अंदर कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग बनता है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर यानी कि संगठित श्रमिक के लिए भी कल्याण के लिए बोर्ड बनता है, और संगठित श्रमिक के लिए भी कल्याण के लिए बोर्ड बनता है। इस देश के अंदर स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड की एक तय है कि इससे कम उनको उनको मानदेय राशि नहीं दी जाएगी। अकेला एक किसान बचता है जो लगभग 80% था किसी ज़माने में, आज घट के 65% है। उसके लिए कोई वेतन की योजना ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ये पहल करके अब समय आ गया है कि किसान की आमदनी आयोग बने, किसान का भी एक वेतन आयोग बने, किसान कल्याण आमदनी आयोग बने, जिसमें किसान की आय एक निश्चित हो, चाहे वो आप एमएसपी का माध्यम से दो या किसी माध्यम से, तो किसान को वो आय मिले, ताकि किसान का भी एक अधिकार है अपने बच्चे को शिक्षा दिलाना, अपने बच्चे को रोजगार दिलाना, अपने बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य दिखाना, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे स्कूल की किसान की भी एक इच्छा है। वो हिंदुस्तान का नागरिक है, इस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तो किसान का ये सपना कब पूरा हुआ? जब किसान के लिए भी आमदनी आयोग बने। और वो अब बिल्कुल उचित मौका है कि एमएसपी की जगह भी, एमएसपी को भी चेंज करके इस पे एमआरपी होना चाहिए, मिनिमम रिटेल प्राइस, कि इस रिटेल प्राइस से नीचे आप चीज़ मतलब बिके ही नहीं की। अगर कोई खरीदार आएगा तो उसको अंदर जाना पड़ेगा, ये चीज़ देनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ देनी पड़ेगी। और एमएसपी के ऊपर हर प्रकार की आपको फसलों की गारंटी देनी पड़ेगी, तभी तो किसान विविधीकरण की ओर जाएगा। मैं खुद किसान हूँ, मैंने भी सूरजमुखी लगाई थी, लेकिन सूरजमुखी बिकी नहीं, मैंने मजबूरी बंद कर दी। यहाँ खरीद हुई तो बंद होगी। वो शाहबाद अम्बाड़ा जाके कौन बेच के आए? मैंने सूरजमुखी बंद कर दी। अरहर की खरीद नहीं हुई, अरहर बंद कर दी। हम विविधीकरण की ओर जाना चाहते हैं, हम ऐसी फसलें लगाना चाहते हैं जहाँ ज़्यादा पानी ना हो और कम पानी में कम खर्चे में पैदा हो जाए। लेकिन वो तब होगा जब आप 100% एमएसपी की गारंटी देंगे, हर फसल वास्तव में नज़दीक की मंडी में ही खरीदी जाएगी। और इन्हीं चीज़ को लेकर ये किसान आंदोलन उठा था, वो आज भी जीवंत है, ये रहेगा, और इस पे ही आज अगला संघर्ष इसी पे होगा। जी, तो पंचायत चुनाव में बहुत ज़्यादा देरी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इशू है। हाई कोर्ट में लगातार इसके ऊपर बहुत सारी तारीखें आ चुकी हैं। नहीं, पंचायत चुनाव क्योंकि हाई कोर्ट में एक जुडिशरी के सामने एक पेंडिंग है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार शायद ये मान के चलिए कि पंचायत चुनाव की लोकल लोगों को अपनी सरकार चुनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी स्थानीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं,
तो इसके बारे में भी आप कुछ प्रकाश डालें। स्थानीय निकाय चुनाव होंगे अभी, सिंबल पर बोल रहे हैं कि वो तो अब भविष्य ही फैसला करेगा, पार्टियां हाईकमांड क्या फैसले करते हैं। अभी तो कयास है कि सिंबल पर लड़ेंगे, वो तो जब जैसे चुनाव शुरू होगा जब पता लगेगा। जी। एक जयंत चौधरी जी ने एक हास्यास्पद मतलब कुछ भी आप उसको लगा सकते हैं कि एक ट्वीट किया था, और राकेश टिकैत जी ने भी ट्वीट किया था कि जो बीजेपी के वोट तो कोको ले गई, तो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश से में एक नॉर्थ इंडिया में एक आप एक लोकल वर्ड है, तो आने वाले समय में हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि वोट तो कोको ले गई। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। हरियाणा में तो यूपी से बढ़ के होगा। तो ये थे एक राजनीति के बहुत बड़े एक स्तंभ, तो परमेंद्र सिंह ढुल जी। तो ऐसी ही शख्सियतों से मिलने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक बड़ी और हस्ती के साथ और इतिहास की बहुत सारी जानकारियों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।